बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करना है। फ़िज़िकल केमिस्ट्री UHS MD कैट के सिलेबस में यूनिट नंबर 7 है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जो आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 8 के काफ़ी सारे आर्टिकल तकरीबन मैक्सिमम सारे चैप्टर को कवर करता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा यूनिट आपके सिलेबस में है रिएक्शन काइनेटिक्स। तो आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम का स्टार्ट लेते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 214 से शुरू होता है। तो आप उसमें पहले पेज पे कुछ चीज़ें और से पढ़ेंगे। उसमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन में डिफरेंस लिखा हुआ है। तो ये बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं, मैट्रिक लेवल पे पढ़ी हुई हैं। तो बेटा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन का जब डिफरेंस आप पढ़ लेते हैं तो उसमें फिर वो कहता है कि जब एक रिएक्शन रिवर्सिबल होता है तो कभी कंप्लीट नहीं होता। रिएक्टेंट चूँकि प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं और प्रोडक्ट फिर दोबारा रिएक्टेंट में चेंज होना शुरू हो जाते हैं, तो रिएक्शन जो है कभी भी 100% रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनाता। तो इस तरह का जो रिएक्शन है वो एक ऐसी स्टेज अटेन कर लेता है जिसे हम इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है पहले ये समझ लें, फिर जनरल एग्जांपल भी मैं दे देता हूँ। केमिकल इक्विलिब्रियम में दो मेन चीज़ें हैं। पेज नंबर 214 की आखिरी लाइनें और 215 की पहली लाइनें। दोबारा सुन लें, पेज नंबर 214 की आखिरी लाइनें और 215 की पहली लाइनें इस चीज़ को कवर करती हैं। इसलिए इसको तवज्जो से वहाँ से भी पढ़ेंगे। और उसमें जो काम की बात है मैंने आपके सामने लिखी है, और वो बात क्या है, कहता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ऐसी स्टेज को केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। दूसरा वो कहता है कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन तो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर मीन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट। क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। यानी अब उस कंसंट्रेशन में मज़ीद चेंज नहीं आती। ठीक है, कांस्टेंट हो जाती है। इक्वल नहीं लिखा हुआ, इक्वल होना और बात है, कांस्टेंट होना और बात है। कि रिएक्टेंट कम होते होते एक स्टेज पर आकर उनकी कंसंट्रेशन मज़ीद कम नहीं होगी, और प्रोडक्ट बढ़ते बढ़ते मज़ीद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी। तो इसको हम कहेंगे कि अब ना रिएक्टेंट मज़ीद प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं, ना ही प्रोडक्ट मज़ीद रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे हैं। रिएक्शन एक जगह पर जाकर इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, तो इसमें कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए फिनोमिना है, डेफिनेशन में क्लियरली लिखा हुआ है। अब डायनामिक क्यों कहते हैं, ज़रा तवज्जो से देखें। डायनामिक का मतलब होता है जो चीज़ मोशन में हो, मूवमेंट में हो, हरकत में हो। एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। केमिस्ट्री का कोई भी इक्विलिब्रियम स्टैटिक नहीं होगा, याद रखिएगा। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। ठीक है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी होता है लेकिन उसका केमिस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं है, फिज़िक्स से ताल्लुक़ हो सकता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में हमेशा पार्टिकल जो रिएक्शन कर रहे होते हैं या गैशियस स्टेट में होते हैं या एक्वस फॉर्म में या लिक्विड स्टेट में, सॉलिड सॉलिड के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता। पार्टिकल को मूव करना ज़रूरी है। जब पार्टिकल मोशन में है, हरकत करते हैं, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। कब, जब रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, रिएक्शन डू नॉट स्टॉप, डू नॉट सीज। रिएक्शन स्टेशनरी नहीं हुआ, रिएक्शन रुक नहीं गया, रिएक्शन हो रहा है। लेकिन अब हो कैसे रहा है, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उतना ही क्या होता है, रिवर्स। ओवरऑल उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आती, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये दो बातें बड़ी ज़रूरी हैं डेफिनेशन को समझने के लिए। एक डेफिनेशन और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, इसको ज़रा तवज्जो से याद रखें। दूसरा है, ये जो मैं कंडीशन लिख रहा हूँ ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है। दिस इज़ नॉट इक्विलिब्रियम। केमिस्ट्री में ये इक्विलिब्रियम नहीं है। कौन सी चीज़, रिएक्शन का सीज हो जाना, स्टॉप हो जाना, यानी स्टेशनरी हो जाना, कि मॉलिक्यूल एक जगह रुक गए। मॉलिक्यूल रुकते नहीं हैं, मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में तब्दील होते रहते हैं। तो अगर रिएक्टेंट के 5 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं, उसी दौरान 5 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में तब्दील हो जाते हैं, तो रिएक्शन मिक्सचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाता है। रिएक्शन रुका हुआ नहीं होता, सीज नहीं होता, स्टॉप नहीं होता। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है।
दूसरी बात, इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी नहीं है कि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनकी कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, कि फ़र्ज़ करें हमारे पास 10 मोल रिएक्टेंट हैं और 10 मोल ही प्रोडक्ट बच जाएँ। ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, ये रिएक्शन की इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बिकम्स इक्वल टू प्रोडक्ट, ये शर्त इक्विलिब्रियम की नहीं है। दिस इज़ नॉट इक्विलिब्रियम, ये मैंने लिखा है, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। ये दोनों पॉइंट हैं, ये इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम की ये ऊपर वाली शराइत है। अब आपको जब 4 ऑप्शन दिए जाएँ घुमा फिरा के मिक्स करके, उनमें से कहा जाए विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन या विच वन इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन, तो ख्याल रखना है बेटा, ये वाली लाइन गौर से देख लें, ये है कांस्टेंट और ये है इक्वल, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कांस्टेंट का मतलब और है, इक्वल का मतलब और है। कांस्टेंट का मतलब है कि रिएक्टेंट कम होते होते एक जगह पर आके उनकी कंसंट्रेशन में मज़ीद कमी नहीं आई, प्रोडक्ट बढ़ते बढ़ते एक जगह पे आके मज़ीद प्रोडक्ट नहीं बढ़े। इक्वल का मतलब है कि जितने मोल रिएक्टेंट हैं उतने मोल प्रोडक्ट बन जाएं, ठीक है। तो ऐसा होना इक्विलिब्रियम की शर्त नहीं है, बाई चांस कहीं ऐसा हो सकता है। पेज नंबर 216 पे लॉ ऑफ मैथ एक्शन के थ्रू आप ये इक्वेशन ड्राइव करते हैं, बड़ी कॉमन सी इक्वेशन है। तो आपके सिलेबस में इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के आगे डिटेल शामिल है। तो इससे स्टार्ट लेते हैं कि जब आप लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की डेफिनेशन को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेंगे, वो याद रखनी है आपने, उसको भी किसी ना किसी अंदाज में पूछा जा सकता है। तो उससे आप एक जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं के सी की, प्रोडक्ट ऊपर हैं रिएक्टेंट नीचे हैं, ये जो रेज टू द पावर हैं ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कोफिशिएंट हैं। ये छोटा ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, ये जो छोटे अल्फ़ाबेट हैं ये 1 2 3 को शो कर रहे हैं जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कोफिशिएंट होते हैं। और कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी ये उन को जनरलाइज कर फॉर्म में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर होती है, रिएक्टेंट की नीचे। अब के सी की दो डेफिनेशन हैं अपनी बुक में, आप देखिएगा पेज नंबर 216 पे, 216 पे, 216 के एंड पे ये इक्वेशन है, पेज नंबर 216 के एंड पे, ठीक है। फिर पेज नंबर 217 में एंड पे ये इक्वेशन ड्राइव हो गई है। इन दोनों एक्सप्रेशन में के सी की डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया जा सकता है घुमा फिरा के, और एमसीक्यू दिया जा सकता है। अब आपसे कहा जाए के सी किस चीज़ की रेशो है, आप कहेंगे भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। भाई पढ़ा हुआ है, के सी इज़ द रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। के सी एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट कहाँ होते हैं, रिएक्टेंट कहाँ होते हैं, प्रोडक्ट की जो एक्टिव मैसेज हैं उनको ऊपर रखा जाता है, रिएक्टेंट के एक्टिव मैसेज को नीचे रखा जाता है। आपको पता है ये ब्रैकेट जो है ये एक्टिव मैस को शो करती है, और एक्टिव मैस का यहाँ मतलब यह है वो मैस जो उस रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है। और ये एक्टिव मैस किस में शो किया जाता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। ये एक्टिव मैस किस में शो किया जाता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। तो एक्टिव मैसेज को ब्रैकेट से जाहिर करते हैं, ठीक है, जो कि कंसंट्रेशन है इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। के सी किस चीज़ की रेशो है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स। अब उल्टा कहा जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, गलत होगा। ये के सी एक्सप्रेशन है, दूसरी एक्सप्रेशन ये है, के सी में प्रोडक्ट ऊपर होते हैं और रिएक्टेंट नीचे होते हैं, ठीक है। ये आप अपनी बुक में पहले जो 4 पेजेस हैं, पेज नंबर 214, 215, 216 और 217 में इस एक्सप्रेशन तक इसको अच्छी तरह तवज्जो से करेंगे। जी बेटा, अब मैंने अगला एक पॉइंट लिखा है आपके सामने, उसको ज़रा तवज्जो से देखें। मैंने लिखा है आर एफ और आर आर, इसका क्या मतलब है, व्हाट इज़ मीन बाई आर एफ एंड आर आर। पहले भी बात हुई कि आर एफ और आर आर का मतलब है कि ये रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड और रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हैं। अब एक बात तवज्जो तलब है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, तवज्जो से देखें, एट स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, अभी आपने रिएक्शन स्टार्ट किया, फ़ौरन तो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर लेगा वो। तो एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन स्टार्ट पे है, एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, बिगनिंग में ऐसा होगा कि फॉरवर्ड रेट ज़्यादा होगा, ठीक है, और रिवर्स रेट जो है वो क्या होगा, कम होगा। जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ तो अभी तो कोई भी रेट नहीं था, लेकिन जो ही रिएक्शन स्टार्ट कर दिया तो फॉरवर्ड रेट बहुत ज़्यादा है और रिवर्स रेट बहुत कम है, क्योंकि अभी प्रोडक्ट बहुत कम बने हैं। बाय द पासिंग ऑफ टाइम, जो जो टाइम गुजरता गया क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा था, आहिस्ता आहिस्ता ये कम होना शुरू हो जाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो इसकी स्पीड है, रफ्तार है, कम हो जाएगी,
ठीक है। फॉरवर्ड मैंने समझाने के लिए ये लाइनें लगाई हैं, ये कोई ऐसे टेक्निकल बात नहीं है, ना ही ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा था, रिवर्स बहुत कम था। कब? स्टार्ट में। जब टाइम गुजरता गया तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होता गया, रिवर्स पहले से ज़्यादा होता गया। ठीक है। अभी भी मैंने दोनों को बराबर नहीं किया। कब? एट इक्विलिब्रियम, जब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, जो कंडीशन हम पिछले पॉइंट में पढ़ चुके हैं, जब वो कंडीशन रिएक्शन अटेन कर लेगा तब क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाएंगे। मीन के जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है उतना ही वो रिएक्शन क्या आएगा? रिवर्स आएगा। ऐसे हो जाएगा, ये दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे। रेट इक्वल होने का मतलब मैंने पहले भी समझाया है कि अरबों खरबों मालिक्यूल रिएक्टेंट के हैं और अरबों खरबों मालिक्यूल प्रोडक्ट के हैं। रेट इक्वल कैसे होगा? कि जितने मालिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हैं उतने ही मालिक्यूल प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में आ जाएं। समझ आ गई बात की? तो इसकी मैं जनरल एग्जांपल एक देता होता हूँ कि फ़र्ज़ करें क्लास में 50 स्टूडेंट थे, 50 स्टूडेंट थे। ठीक है। उनमें से 2 स्टूडेंट टीचर से पूछकर बाहर निकलते हैं पानी पीने के लिए, कैंटीन पे जाने के लिए, ठीक है, या ऑफिस जाने के लिए। तो जब 50 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट बाहर आ गए तो इसका मतलब है पीछे कितने रह गए? 48। ठीक है। इसका मतलब है कि एक तरफ 48 है और एक तरफ कितने हैं? 2 हैं। अब होगा क्या कि जब वो 2 स्टूडेंट वापस आते हैं तो 50 पूरे हो जाने चाहिए, लेकिन क्लास के नए 2 स्टूडेंट कहते हैं सर हमें भी बाहर जाने दें। अब ये आने और जाने का रेट, के 2 स्टूडेंट जो बाहर गए थे वो आते हैं, क्लास के 2 स्टूडेंट फिर बाहर चले जाते हैं, जो बाहर स्टूडेंट गए थे वो फिर वापस आ जाते हैं, क्लास के नए 2 स्टूडेंट कहते हैं हमने फिर जाना है। तो होगा क्या? क्लास के अंदर मुसलसल 48 बच्चा ही बैठा रहेगा। हालांकि आने और जाने का सिलसिला जारी है, लेकिन क्लास में तादाद चेंज क्यों नहीं हो रही? ज़रा गौर करें। क्लास में बेटा तादाद इसलिए चेंज नहीं हो रही कि जितने स्टूडेंट क्लास में एंटर होते हैं उसी टाइम उतने स्टूडेंट क्लास से बाहर चले जाते हैं। कि 2 स्टूडेंट क्लास में एंटर हुए बाहर से, तो अब 2 स्टूडेंट नए जो हैं वो तैयार बैठे थे, वो बाहर चले गए। तो इस तरह से रिएक्शन के रेट को समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया है। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएगा। अब ये जनरल एग्जाम्पल थी। आपका एक टॉपिक है पेज नंबर 220 पे, रिलेशनशिप्स बिटवीन के सी एंड के पी। बेटा सी फॉर कंसंट्रेशन है, जरा गौर करें। सी फॉर क्या है? कंसंट्रेशन। याद रखिएगा ये जो छोटा सी मैं लिख रहा हूँ यहाँ के सी के साथ, दैट सी रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन। ये सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैंने अभी पिछले उसमें टॉपिक में लिखा था कि कंसंट्रेशन हम ब्रैकेट में लिखते हैं जिसको कहते हैं मोल पर डी एम क्यूब। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये मोल पर डी एम क्यूब यानी कंसंट्रेशन को जाहिर कर रही हैं। तो मैंने जो स्क्वायर ब्रैकेट लिखी है ये किसको जाहिर कर रही है? स्क्वायर ब्रैकेट मैंने पहले भी बताया है बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट जाहिर कर रही है कंसंट्रेशन को। स्क्वायर ब्रैकेट किसको जाहिर करती है? ये लिख लें अपने पास। स्क्वायर ब्रैकेट जाहिर करती है एक्टिव मास को, जो कि क्या है? कंसंट्रेशन है। और ये मैं पिछले पॉइंट में बता चुका हूँ, ये मोल पर डी एम क्यूब में है। अब मैं ब्रैकेट की जगह कंसंट्रेशन लिखूँ तो मैं कंसंट्रेशन का सी लिखूँगा। इस कंसंट्रेशन का क्या लिखूँगा? सी। तो मैंने कंसंट्रेशन को लिखा सी। तो ये इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने ये शॉर्ट की ऊपर लिख दी कि स्क्वायर ब्रैकेट को भी कंसंट्रेशन कहते हैं। मैं इस कंसंट्रेशन को पूरा कंसंट्रेशन का वर्ड भी पढ़ूंगा, या मैं क्या कहूँगा? सी कहूँगा। कैपिटल सी जो है ये हम लिख रहे हैं, कैपिटल सी ये है कंसंट्रेशन के लिए। अब मैं इस ब्रैकेट को लगाने के बजाय, इस ब्रैकेट का मतलब था कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी, ब्रैकेट का मतलब था कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर डी। ब्रैकेट से हमने कहा कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए, इस तरह कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी। तो जहाँ जहाँ ब्रैकेटें लगाई हैं उसकी जगह मैंने सी लिखा। दैट सी इज़ फॉर कंसंट्रेशन। ख्याल रखिएगा ये सी ये वाला सी नहीं है, ये जो रेड कलर का सी लिखा है मैंने, रेड कलर के जो 4 सी हैं ये वाला सी नहीं है। ये रेड कलर का सी इस सी को जाहिर कर रहा है। ये तवज्जो से देख लें, ये आप कंफ्यूज होंगे, मैंने इसलिए कलर चेंज कर दिया। कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी। तो चाहे ब्रैकेट लिखें चाहे कंसंट्रेशन लिखें, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है। अब होता क्या है कि कई दफ़ा हमारे पास सारे की सारी चीज़ें कंसंट्रेशन मोल पर डी एम क्यूब में हम मेजर नहीं कर सकते। एक सिस्टम गैशियस है, हम गैशियस सिस्टम को आपको पता है प्रेशर में ज़्यादातर यूनिट मेजर करते हैं। अगर सारी चीज़ें गैस में हों तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा? गैशियस सिस्टम। अगर ऑल रिएक्टेंट एंड ऑल प्रोडक्ट आर इन गैशियस स्टेट तो इस गैशियस सिस्टम वाले सिस्टम को हम कहेंगे ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है गैशियस के लिहाज से, कि दोनों रिएक्टेंट और दोनों प्रोडक्ट यानी सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट अगर गैशियस स्टेट में हैं तो हमें मोल पर डी एम क्यूब की बजाय पार्शियल प्रेशर में मेजरमेंट ज़्यादा आसान है। क्योंकि पार्शियल प्रेशर मेजर करना आसान है तो हम फिर लिखेंगे, ये सी कंसंट्रेशन के लिए था, हम यहाँ लिखेंगे पी फॉर पार्शियल प्रेशर।
क्या लिखेंगे, P फॉर पार्शियल प्रेशर। अब मैं लिखूंगा पार्शियल प्रेशर, यहाँ था कंसंट्रेशन, यहाँ वो क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर। गैस के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस C रेज टू पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू पावर D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू पावर B। ये एक्सप्रेशन आपकी बुक में पेज नंबर 220 पे दी गई है। इसे गैशियस सिस्टम के लिए होमोजीनियस गैशियस इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, होमोजीनियस गैशियस इक्विलिब्रियम, ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें सारी चीज़ें गैस हैं। अब इनमें रिलेशनशिप क्या है बेटा, के पी और के सी इक्वल नहीं होते, के पी के सी के इक्वल नहीं होता, के पी इज इक्वल टू के सी इन टू आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन। ये पेज नंबर 221 पे एक्सप्रेशन है। अब इन दोनों में रिलेशनशिप है ये कि अगर एक गैस आपने गैशियस सिस्टम में पार्शियल प्रेशर भी मेजर कर ली हैं, गैशियस सिस्टम में आपने कंसंट्रेशन भी मेजर कर ली हैं, तो दोनों चीज़ें इक्वल नहीं होंगी, इनका रिलेशनशिप ये होगा। अब रिलेशनशिप में रेज टू पावर डेल्टा एन है, थ्योरी में डिटेल में लिखा हुआ है, उसको अंडरलाइन करने वाजे तौर पर, फिर बाद में आप पूछते हैं कि ये कहाँ से आ गया, लिखा हुआ है आपकी बुक में। डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में से आपने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल का डिफरेंस देखना है। अब ये डिफरेंस कई तरीके से हो सकते हैं, ये मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा। ये डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, ये डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, ये डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। कि ये जो डिफरेंस है ये 3 तरह से हो सकता है, डिफरेंस में भी ज़ीरो, डिफरेंस में भी पॉजिटिव, डिफरेंस में भी नेगेटिव। ये थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे क्या है, मैं अगले टॉपिक में इसका एक पूरा स्केच बनाऊंगा जनरल। तो डिफरेंस ज़ीरो तब होगा जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। और डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव कब होगा, डिफरेंस बेटा पॉजिटिव तब होगा जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या होंगे, कम होंगे। इस तरह डिफरेंस नेगेटिव कब होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम होंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ये सादा सी बात है, इसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप के सी और के पी इक्वल भी हो सकते हैं अगर डेल्टा एन ज़ीरो हो। जब डेल्टा एन ज़ीरो होगा ये वाला फैक्टर 1 हो जाएगा। तो ये हम अगले टॉपिक में एग्जांपल में समझेंगे। तो ये के पी के सी का रिलेशन में जो बेसिक चीज़ें हैं कि पी किसको डिनोट कर रहा है, सी किसको, यहाँ पे पी क्यों लिखा, यहाँ सी क्यों लिखा, आपस में क्या रिलेशन है, ये इक्वेशन अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। के पी के सी जो है आगे पीछे कर लेते हैं, के पी जो है वो आगे के सी और इस प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है। इसको रेशो की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। आपसे कहा जाए व्हाट इज़ द रेशो ऑफ के सी एंड के पी और के सी की रेशो क्या है, तो बच्चे कहते हैं ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। तो जब आप बेटा इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, जब अपनी बुक में नहीं लिखा हुआ, अपनी बुक पे लिख लें पेज नंबर 221 पर, जब आप के पी और के सी का रिलेशन लिखेंगे, कहीं के पी के सी का रिलेशन पूछा जाता है तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सिर्फ क्या करेंगे, के पी और क्या लिखेंगे, के सी, ये वाला रिलेशन इधर आ गया, किसके बराबर है, आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन। आर टी रेज टू पावर क्या हो जाएगा, डेल्टा एन हो जाएगा। तो ये इसको हम कह सकते हैं दैट इज़ अ रेशियो ऑफ के सी एंड रेशियो ऑफ के पी एंड के सी। दिस इज़ अ रेशियो ऑफ के पी एंड के सी। तो आप इस अंदाज से भी इसको आपने याद रखना है कि रेशियो ऑफ के पी और के सी जो है ये किसके इक्वल है, आर टी डेल्टा एन रेज टू पावर हो गई। तो इसको सिर्फ रीअरेंज किया है हमने। जी बेटा, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं। उससे पहले जो मैंने आपके सामने अब स्केच बनाया हुआ है, आप इस स्केच के एंड पे देखें, मैंने कुछ लिखा है। कुछ चीज़ें आपने खुद रीड करनी है। अगले टॉपिक्स में मैं इनको MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूँगा। रीड आपने खुद करनी है, FSC के सिंपल टॉपिक हैं, मैट्रिक में भी ये पढ़े हुए हैं। यूनिट्स ऑफ KC पेज नंबर 217 पे विद एग्जांपल समझाया हुआ है। और ये याद रखिएगा कि यूनिट ऑफ KC जो है ये क्या होते हैं, डिपेंड ऑन रिएक्शन। ये फिक्स नहीं होते, ये डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन रिएक्शन। हर रिएक्शन के KC के अपने यूनिट होंगे। और अगर आपने इक्वेशन देखकर प्रिडिक्ट करना है तो कैसे करेंगे, ये मैं आपको अगले स्केच में बताऊंगा। ठीक हो गया। तो KC के यूनिट जो हैं वो डिपेंड करते हैं रिएक्शन में, याद रखिएगा, फिक्स नहीं है। KC हैज़ नो फिक्स यूनिट हो भी सकते हैं और नहीं भी। ये आप अपने पास लिख लें जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला है कि यूनिट्स ऑफ KC डिपेंड ऑन रिएक्शन। ठीक हो गया। दूसरी बात, ये नहीं कहेंगे कि ये रिएक्शन यूनिट होते ही नहीं है, ये हमेशा होते हैं। मैंने क्या लिखवाया, यूनिट्स ऑफ KC में कि इट डिपेंड ऑन द रिएक्शन। अब क्या होता है, कुछ रिएक्शन में KC के यूनिट नहीं होते, कुछ रिएक्शन में KC के यूनिट पॉजिटिव होते हैं, कुछ रिएक्शन में KC के यूनिट नेगेटिव होते हैं। ये तीनों कैटेगरीज लिख लें
कि या तो के सी के यूनिट नहीं होंगे कुछ रिएक्शन में के सी के यूनिट पॉजिटिव होंगे, कुछ रिएक्शन में के सी के यूनिट नेगेटिव होंगे। इसको मैं अगले स्केच में बताऊंगा। ठीक है, अगली बात एप्लीकेशंस ऑफ के सी, बुक में पेज नंबर 222 पे है, पेज नंबर 222 पे एप्लीकेशंस ऑफ के सी। उसमें पहली एप्लीकेशन है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये बड़ी सादा सी बात है, इसको तवज्जो से पढ़ लें कि अगर रिएक्शन का स्टार्ट है, जैसे मैंने अभी पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि जब रिएक्शन का स्टार्ट होता है तो अभी फॉरवर्ड रेट ज़्यादा होता है। तो एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, एट द एंड ऑफ रिएक्शन, एट इक्विलिब्रियम, ये 3 कंडीशन लिखी हुई हैं कि रेशो जो है उसका क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, दूसरा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन किस हद तक हो सकता है, इसको भी गौर से पढ़ना है। मैं इसके भी कुछ एमसीक्यूज़ करवाऊंगा कि अगर के सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि के सी में प्रोडक्ट ऊपर होते हैं, तो मैथमेटिकली जब ऊपर वाला फैक्टर ज़्यादा हो तो आंसर बड़ा आता है। तो ये भी आपने बुक से रीड करना है विद एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, ये एग्जाम्पल एमसीक्यूज़ में पूछी जाती हैं, बुक वाली एग्जाम्पल। ये असल बात है जिसकी वजह से मैंने ये टॉपिक लिखा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहीं से चैप्टर का एक नया हिस्सा शुरू हो जाता है जिसमें ली शेटर प्रिंसिपल और पूरा चैप्टर इस पे आगे लिखा हुआ है। तो ये बड़ी अहम बात है। इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम अब एक्सप्लेन थोड़ा सा कर रहा हूँ मैं, और इसको फिर इरेज करके यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें आपके सामने लिखूँगा। बाकी सारी चीज़ें आपने खुद रीड कर ली, ठीक है, तवज्जो से समझ के। अपनी टेक्स्ट बुक से पेज नंबर मैंने बता दिया। इक्विलिब्रियम पोजीशन में कुछ समझने वाली बातें हैं वो मैं समझा दूँ। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन को से बात शुरू करते हैं। पहले देखें, मैंने ऊपर कंपैरिजन लिखा है। क्या कंपैरिजन लिखा है? डिफरेंस बिटवीन या कंपैरिजन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। बेटा ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं भी समझाता हूँ कैसे। पहले तो इसकी प्रॉपर्टी समझ लें, फिर मैं इन दोनों का डिफरेंस समझाता हूँ। के सी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंड करता है किस चीज़ पे? टेम्परेचर चेंज पे। देखें, डिपेंड ऑन टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर को चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर को चेंज करने से चेंज हो जाएगा। ये बहुत अहम बात है। सिर्फ टेम्परेचर को चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। अगर आप इन फैक्टर्स को चेंज करेंगे, अगर आप इन फैक्टर्स को चेंज करेंगे, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन प्रेशर, चेंज की बात हो रही है। सिर्फ कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करता है, लेकिन चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम पर के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता। अगली बात, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन कैटालिस्ट, कैटालिस्ट पे भी डिपेंड नहीं करता। ठीक हो गया? ये बड़ी अहम बात है। अभी मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल देकर। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है? पोजीशन और चीज़ होती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन डिपेंड करती है किस चीज़ पे? इट डिपेंड ऑन चेंज। ज़रा डिफरेंस देख लें, कितना बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। इक्विलिब्रियम पोजीशन डिपेंड इन चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर। अब कंपैरेटिवली देखें, बड़ा डिफरेंस है। ये डिपेंड करता था सिर्फ टेम्परेचर पे, ये डिपेंड कर रहा है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब है ये भी टेम्परेचर चेंज पे डिपेंड कर रहा है, ये भी टेम्परेचर चेंज पे डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर इधर भी है और टेम्परेचर इधर भी है, लेकिन ये इन तीनों फैक्टर पर इंडिपेंडेंट था, ये इन तीनों फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। इसको इस हिसाब से भी ज़रा कंपैरेटिवली देख लें। ये दोनों बातें दोनों में सेम है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कैटलिस्ट, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कैटलिस्ट। इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो कैटलिस्ट चेंज नहीं करता। अब पोजीशन और कांस्टेंट क्या है, इसको समझाने के लिए मैं इरेज करके आगे डाटा लिखूँगा, इसको नोट कर लें। नोट करने के बाद इसका दूसरा पार्ट अभी मैं आगे लिखता हूँ, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं जनरल एग्जांपल लिख के डिफरेंस आपको समझा देता हूँ। बेटा ये पूरी इक्विलिब्रियम समझने के लिए बार बार मैं इस तरह की एग्जांपल दूंगा। देखें, हमारे पास रिएक्टेंट थे और ये प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं। ठीक है, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, अभी मैंने ये इक्विलिब्रियम में लिख दिया कि इक्विलिब्रियम पहुंच गया। अब मैं कहता हूं कि भाई जब टाइम ज़ीरो है, तवज्जो से देखें, जब है टाइम ज़ीरो। टाइम ज़ीरो का मतलब है कि फ़र्ज़ कर लें, मैंने एक फ़र्ज़ी वैल्यू दी है कि रिएक्टेंट 10 थे और प्रोडक्ट क्या थे? 0। ठीक हो गया? इसका मतलब है अभी हमने रिएक्शन को स्टार्ट नहीं किया। क्लियर होगी बात? अब आपने रिएक्शन को थोड़ा सा टाइम दे दिया, आपने रिएक्शन को 10 सेकंड 10 मिनट दे दिए, तो 10 सेकंड के बाद आप जब टाइम गुजरेगा तो साफ ज़ाहिर है रिएक्टेंट कम होकर कम रह जाएंगे और प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे। ऐसे ही होगा ना?
उसकी वजह क्या थी कि फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ हुआ, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैंने अभी बताया था कि वो ज़्यादा होता है। अभी रिवर्स रिएक्शन ना होने के बराबर है, अभी रिवर्स रिएक्शन ना होने के बराबर है, रिवर्स रिएक्शन अभी नहीं हो रहा। इसी तरह जब टाइम गुज़रा 20, इस तरह टाइम 30, टाइम 40, तो ये टाइम गुजरता जा रहा है, रिएक्शन जो है वो आगे फारवर्ड होता जा रहा है, तो उस हिसाब से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आती जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। अब फ़र्ज़ करें कि टाइम 20 के बाद ये रह गए 6 और ये बन गए, इसके सामने मैं ये लिख देता हूँ, तो ये बन गए 4। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन थोड़ा और कम हो गया और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन थोड़ा और बढ़ गया। ठीक हो गया। आगे चलें तो इसमें ये आ गया 4 और ये आ गया 6, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और कम हो गया, रेट ऑफ रिवर्स और बढ़ गया। जब टाइम 40 आया तो टाइम 40 पे क्या हुआ, ये 2 और ये कितने बन गए 8। अब दोनों रेट भी क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। मैंने फ़र्ज़ी वैल्यू लिखी है, अब आप बार बार चेक करेंगे तो आंसर बार बार यही आएगा। अब जो मैं पहले टॉपिक से लेकर अब तक जितनी बातें की हैं वो सारी दोबारा रिवाइज़ करने लगा हूँ, तवज्जो से देख लें। देखें, टाइम 40, टाइम 50, टाइम 60, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या है। टाइम गुजरता जा रहा था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही थी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही हुआ, 0 से 10 तक ऐसा हुआ, 10 से 20 तक ऐसा हुआ, 20 से 30, 30 से 40। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उसके बाद कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आई। ये टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम है। क्यों ये टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम है? चूँकि यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों क्या हो गए हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो गए। पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता 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 कम होता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। यहाँ आकर दोनों रेट क्या हो जाते हैं, बराबर। अब आप 40 के बाद 50, 60, 70, 100, 1000 मिनट भी बैठे रहेंगे तो रिएक्शन में कंसंट्रेशन में अब मज़ीद चेंज नहीं आएगी। मैंने पहले यूनिट उसमें लिखा था, जब पहला आर्टिकल पढ़ाया आज, मैंने कहा था कि कंसंट्रेशन की जो रिएक्शन मिक्सचर की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है। मैंने कहा था इक्वल नहीं होती, इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। कांस्टेंट का मतलब है अब नीचे होते होते 2 पर आकर फिक्स हो गई है, ये बढ़ते बढ़ते 8 पर जाकर रुक गई है। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन में रिएक्शन मिक्सचर की यानी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है, इक्वल नहीं हुई। क्या हुई है? कांस्टेंट हुई है। जब ये कांस्टेंट हो गई है तो इसका मतलब है क्या अटेन हो गया, इक्विलिब्रियम। लेकिन रिएक्शन सीज नहीं हुआ, ख्याल कीजिएगा। ये फ़र्ज़ करें 2 ग्राम या 2 मोल हैं और ये 8 ग्राम या 8 मोल हैं, तो यहाँ से अगर 10 मालिक्यूल इधर जा रहे हैं तो फ़ौरन 10 मालिक्यूल उधर चले जाते हैं। ना उसकी क्वांटिटी में फ़र्क पड़ता है, ना उसकी। जितनी देर में यहाँ से मालिक्यूल इधर जा रहे होते हैं उतनी देर में मालिक्यूल इधर से इधर आ रहा होता है। जैसे मैंने क्लास की एग्जांपल दी थी कि क्लास में 50 बच्चे थे, 2 बच्चे बाहर चले गए, अंदर 48 रह गए, तो वो 2 वापस आते हैं, फिर 2 चले जाते हैं, 2 आते हैं, 2 चले जाते हैं। तो मूवमेंट हो रही है लेकिन क्वांटिटीज़ में चेंज नहीं आ रही। यहाँ भी मूवमेंट हो रही है, ना इसकी क्वांटिटी चेंज होती है ना इसकी। अब इसकी केसी कैसे निकालेंगे ज़रा देखें। इस रिएक्शन की केसी निकालेंगे क्योंकि ये टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम है। इस रिएक्शन का अगर मैं इस तरह डाटा दूं और पूछूं कि इस रिएक्शन का टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, ऐसे जनरल एग्जांपल देके, तो आप कहेंगे जी 40 सेकंड या मिनट जो भी मैंने यूनिट रखी है 40 पे आकर इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है। 0 पे इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ, 10 पे नहीं हुआ, 20 पे नहीं हुआ, 30 पे नहीं हुआ, क्योंकि अभी क्वांटिटीज़ में चेंज आ रही थी। यहाँ पर आकर क्वांटिटीज़ में चेंज नहीं आ रही, इसका मतलब है ना रिएक्टेंट कम हो रहे हैं ना प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। अब इसकी केसी भला क्या होगी बेटा? बड़ी सिंपल सी बात है, इसकी केसी जो होगी वो प्रोडक्ट की रेशो और रिएक्टेंट की आपस में रेशो होगी इक्विलिब्रियम वाली। इसकी केसी हम यहाँ से फाइंड करेंगे। ये 8 है, ये क्या है 2 है। इस रिएक्शन की केसी आएगी 8/2। इस रिएक्शन की केसी क्या आएगी बेटा? 8/2। तो इस रिएक्शन की केसी 8/2 आप लिखेंगे। और अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये तो हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है? इस रिएक्शन की केसी क्या आ गई? इस रिएक्शन की केसी आ गई 8/2। क्या आंसर आएगा मैथमेटिकली? इसका आंसर आएगा 4। ऐसे ही आएगा ना। केसी 8/8 कहाँ से आया? 8 जो है दैट इज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और 2 क्या है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आंसर क्या आया? 4। ठीक हो गया। जब आंसर 4 आ गया तो ये इसकी केसी है। अब क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है और वो कैसे चेंज होती है?
इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे चेंज होती है और कांस्टेंट कैसे चेंज नहीं होता, कि अब ये रिएक्शन अटेन हो गया। अभी आगे अगले टॉपिक में मैं इक्विलिब्रियम उसमें ली शैटरी में समझाऊंगा। मैंने इस रिएक्शन मिक्सचर में अब बाहर से रिएक्टेंट और ऐड कर दिए। पहले रिएक्टेंट 2 थे और प्रोडक्ट कितने थे 8। मैंने बाहर से इतने ज़्यादा रिएक्टेंट ऐड कर दिए। जो मैं रिएक्टेंट बाहर से ऐड करूँगा वो रिएक्टेंट क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। अब इसका मतलब है रिएक्टेंट की क्वांटिटी में भी इजाफा हो जाएगा और प्रोडक्ट की क्वांटिटी में भी इजाफा हो जाएगा। अब मैं जब इसमें चेंज लेके आऊँगा तो चेंज लाने से क्या होगा, बाहर से जो ऐड किया जाने वाला रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में इजाफा कर देगा। अब जब इजाफा करेंगे तो हो सकता है जब आप चेंज इन करेंगे ना कंसंट्रेशन, ज़रा गौर से देखें मैं क्या करने जा रहा हूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन, और मैं साबित कर रहा हूँ कि पोजीशन चेंज होगी लेकिन कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। कैसे, मैंने जब बाहर से रिएक्टेंट ऐड किए तो रिएक्टेंट बढ़ गए और उन्होंने प्रोडक्ट को भी बढ़ा दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 12/3। फिर आंसर क्या आएगा 4। 12/3 का आंसर भी क्या आएगा 4। इसका मतलब है के सी की वैल्यू पहले भी 4 थी, के सी की वैल्यू अब भी क्या है 4 है। अगर मैं कंसंट्रेशन कम कर देता हूँ, मैं निकाल देता हूँ यहाँ से बाहर, तो क्या होगा कि अगर मैं प्रोडक्ट को बाहर निकाला हूँ तो प्रोडक्ट कम हो गया, कम हो के फ़र्ज़ करें प्रोडक्ट 4 रह जाते हैं और रिएक्टेंट कम होकर 1 रह जाते हैं, तो दोबारा फिर के सी अटेन हो जाएगी 4। अब ज़रा गौर करें, मैंने अब के सी की कितनी वैल्यूज़ लिखी हैं 3। ये भी के सी है, ये भी के सी है, ये भी के सी है। क्या तीनों वैल्यू सेम है? हाँ जी, तीनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब है के सी कंसनट्रेशन चेंज करने से चेंज नहीं हुई, कंसनट्रेशन चेंज करने से पोजीशन चेंज हुई है। ये जो मैंने ग्रीन कलर के 3 वैल्यूज़ लिखी हैं बेटा, ये तीनों वैल्यूज़ क्या हैं के सी। और जो रेड कलर में मैं सर्कल करने जा रहा हूँ 4/1, 8/2, 12/3, बेटा दीज आर इक्विलिब्रियम पोजीशंस। ये क्या है इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो मैं पहले समझा चुका हूँ। इस पॉइंट पे रहते हुए जब आप चेंज इन कंसंट्रेशन करेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इधर आ जाएंगे। ये वाली वैल्यू थी ना, कंसंट्रेशन बढ़ाई तो इधर आ गया, कंसंट्रेशन कम की तो इधर आ गया। जिसका मतलब है इक्विलिब्रियम पोजीशन तो चेंज हुई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं हुआ। इसी तरह प्रेशर चेंज करने से, टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होगी। तो मैंने इससे पहले इसका कंपैरिजन लिखवा दिया है। कंपैरिजन को अच्छे तरीके से आपने याद रखना है। उसकी एग्जांपल मैंने ये जनरल दी है आपको।